नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर वाटसन एंड क्रिक के डीएनए मॉडल की। ठीक है, तो ये मॉडल क्या होता है और किस तरह का होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो क्या है कि हम एक डायग्राम बनाते हैं और फिर इसकी जो डिटेल होगी उसकी डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, मतलब उसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ होती है। तो पहले हम यहाँ पर एक हल्का सा छोटा सा एक डायग्राम जो है हमारा वो प्रिपेयर कर लेते हैं डीएनए का। उस डीएनए का डायग्राम, क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ यही है हमारा डायग्राम। ठीक है, इसी डायग्राम के थ्रू जो है हम सारी चीज़ यहाँ पर डीएनए के बारे में सीखेंगे। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारा डीएनए। इस तरह का थोड़ा सा सही से बनाना चाहिए था, थोड़ा सा और बड़ा करके थोड़ा सा चलाते हैं डीएनए को। साइज थोड़ी गड़बड़ा गई है उसकी। तो ये जनरल डीएनए का स्ट्रक्चर है और इसमें मैं दो अलग अलग रंग इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ में आ जाए कि किस तरह से ये बनाना है हमें, है ना, किस तरीके का प्रिपेयर करना है। उसी हिसाब से हम यहाँ पर ये प्रिपेयर करें बनाएंगे, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है उसको। ठीक है, चलिए, ये क्या है, चौक बोर्ड से तो बहुत अच्छा बन जाता है पर इस बोर्ड पे शायद ये मेरे हिसाब से सही तरीके से आ नहीं रहा है बनने में। चलो तो फिर दूसरा बनाते हैं, ढंग से करते हैं काम। 2 या 3 हेलिक्स ही बनाएंगे हम, ज़्यादा नहीं बनाएंगे ना। 3 हेलिक्स में हमारा काम कर लेंगे हम। ये जो हेलिक्स होगा इसी हेलिक्स में हम हमारा काम कर लेंगे। चलो थोड़ा सा इधर जैसे, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से हमें डीएनए जो है यहाँ पर प्रिपेयर कर देना चाहिए। कर दिया हमने। आ जाओ, देखो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। थोड़ा सा इसका शेप जो है सही कर लेते हैं। कहाँ से, ये लीजिए। ठीक, चलिए, ये डीएनए का एक है, जो है थोड़ा सा छोटा सा एक सेगमेंट है जिसके अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना है। देखो सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पर वो ये है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर ये 2 श्रृंखलाएं होती है। ठीक है, 2 श्रृंखलाएं होती है जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कहलाती है और ये एक दूसरे के क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है। कितनी श्रृंखलाएं होती है जी डीएनए में? 2 श्रृंखलाएं होती है। कितनी श्रृंखलाएं? 2 श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है, 2 श्रृंखलाएं मतलब 2 चेन होती है। ठीक है, 2 चेन होती है और ये दोनों चेन कैसी होती है, एंटी पैरेलल होती है। एंटी पैरेलल मतलब कि प्रति समांतर होती है, दोनों एक दूसरे के प्रति समांतर होती है। कैसे होती है? अब ये जो चेन होती है, ये जो एक चेन होती है इस तरह से, एक दूसरी चेन होती है, ये दोनों एंटी पैरेलल होती है। कैसे होती है? देखो यहाँ पर होता है शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से इस श्रृंखला में भी यहाँ पर होता है शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो शुगर होता है इस शुगर से जुड़ा होता है कौन? बेस। ठीक है, बेस बोले तो क्षार। क्षार को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो हमारे पास जो क्षार है वो कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। तो यहाँ पर एडेनिन जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ में थायमिन के साथ में जुड़ता है शुगर से। इसी तरह यहाँ पर जो गुआनिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ में यहाँ शुगर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब देखो ये इस तरह से 2 श्रृंखलाएं बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, 2 चेन्स का निर्माण करते हैं। ये 2 चेन जो होती है इसमें से एक सिरा इसका 3 प्राइम होता है, तो इसी का ही दूसरा सिरा क्या होगा? 5 प्राइम होगा। इसका जो 3 प्राइम सिरा है उसके सामने होता है 5 प्राइम सिरा, तो दूसरे साइड में भी क्या होता है? 5 प्राइम सिरा होता है। ठीक है, अब ये जो शुगर होता है, शुगर जो होता है वो बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो साइटोसिन होता है उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है, इस तरह से बनता है। ठीक है, अब देखो हमने कहा था कि जो शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। ठीक है, इसके बाद में जो शुगर और बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, जो बेस और बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपका 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये 2 न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे 2 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है,
या हम ये कह सकते हैं कि दो बेस हैं, दो बेस हैं, इन दो बेस के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। एक ये इस तरह से एक घुमा हुआ जो जगह दिख रही है हमें, इस तरह से घूमी हुई जगह जो दिख रही है, ये इसको बोलते हैं हम हेलिक्स। इसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं। और जो हेलिक्स होता है इसके अंदर कितने बेस होते हैं, 10 होते हैं। 10 ऐसे 10 होते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, कितने हो गए जी, 4 और 4 8, और फिर यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, तो 10 होते हैं ऐसे, है ना। तो फिर यहाँ पर एडेनिन के साथ में थाइमिन, गुआनिन के साथ में साइटोसिन, फिर एडेनिन के साथ में थाइमिन के साथ में एडेनिन, फिर गुआनिन के साथ में यहाँ पर साइटोसिन, फिर एडेनिन के साथ थाइमिन, फिर गुआनिन के साथ में यहाँ पर साइटोसिन, फिर यहाँ पर एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ में, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ में गुआनिन, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ में थाइमिन, और फिर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड के साथ में साइटोसिन। ये इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। बात समझ में आ गई। और ये सब किससे जुड़ते हैं, शुगर से। ये सब चीज़ें किससे जुड़ी हुई होती है, शुगर से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर टोटल कितने बेस होते हैं, 10। एक हेलिक्स में कितने बेस होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। ठीक है, हमें इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे नहीं बढ़ाकर भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डंडे बना सकते हैं 10। इस तरीके से डंडे बना देंगे। सीढ़ी नुमा संरचना होती है डीएनए की। कैसी होती है, सीढ़ी नुमा कुंडलित संरचना। इसको क्या बोल रहे हैं हम, सीढ़ी नुमा कुंडलित संरचना बोल रहे हैं। ठीक है, एक हेलिक्स में कितने बेस हैं, 10 बेस पेयर है। अब चूंकि एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर है और प्रत्येक बेस के बीच में दूरी कितनी है, 3.4 एंगस्ट्रम, तो इस हेलिक्स की जो मोटाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 34 एंगस्ट्रम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी जी, 34 एंगस्ट्रम हो जाएगी। समझ में आए बात। अब देखो यहाँ पर जो शुगर होता है, क्योंकि यहाँ पर है शुगर और यहाँ फॉस्फेट, फिर यहाँ पर शुगर, यहाँ बीच में फॉस्फेट, इस तरह से जुड़ा हुआ है ना, इस तरह से। इस तरह से कैसे जुड़ता है, देखो बेस जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ में। अब बेस क्या है अपने पास में, बेस को छोड़ते हैं, बेस की जगह पर हम लिखते हैं यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन। ठीक है, एडेनिन है वो डबल बॉन्ड के साथ में किसके साथ जुड़ता है, गुआनिन के साथ में। ठीक है, तो सॉरी थाइमिन के साथ में। एडेनिन जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ में किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ में। गुआनिन जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ किससे जुड़ता है, साइटोसिन के साथ में। इसी चीज़ को हम दोबारा उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर थाइमिन लिख देते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एडेनिन लिख देते हैं, और यहाँ पर इसको उल्टा कर देते हैं, साइटोसिन की जगह यहाँ गुआनिन लिख देते हैं। समझ में आई बात। अब देखो ये जो बेस होते हैं, ये तो है बेस। अब ये बेस किसके साथ जुड़ते हैं, शुगर के साथ में। ये बेस किसके साथ जुड़ेगा, शुगर के साथ में। ये बेस किसके साथ जुड़ेगा, ये किसके साथ जुड़ेगा, ये सब शुगर के साथ जुड़ेंगे, है ना, ये सब शुगर के साथ जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो शुगर के साथ जुड़ते हैं, तो प्रत्येक जो शुगर होता है वो फॉस्फेट के साथ जुड़ता है। तो ये शुगर इस फॉस्फेट के साथ में यहाँ जुड़ गया, फिर ये शुगर भी यहाँ पर इस फॉस्फेट के साथ में यहाँ जुड़ गया, फिर भी ये शुगर जो है इस तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, जब ये इस तरीके से जुड़ जाएगा तो डीएनए की जो संरचना है वो इस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। आप समझ में आए बात। ठीक है, तो ये इस तरीके की संरचना होने की वजह से जो शुगर होता है, इस शुगर और शुगर के बीच की दूरी होती है 11.1 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 11.1 एंगस्ट्रॉम। और ये जो फॉस्फेट होता है, इस फॉस्फेट के बीच की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि फॉस्फेट किधर है, बाहर की तरफ में, शुगर किधर है, अंदर की तरफ में। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, यानी कि इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इसका जो व्यास होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। व्यास को हम बोलते हैं डायमीटर। तो थोड़ा यहाँ हमें तो इंग्लिश में लिखना है, व्यास की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डायमीटर लिखेंगे। तो इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है जी, इसका डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम दूरी होती है। 20 एंगस्ट्रॉम होती है, किसके बीच की दूरी होती है, ये फॉस्फेट की, इसलिए इसकी जो चौड़ाई होती है वो भी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और हमें नोट कर देनी है। क्या कर देनी है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनकी जो दूरी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो दूरी होती है वो होती है यहाँ पर 2.3 से लेकर 3.0 एंगस्ट्रॉम। दो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं उनकी जो लंबाई होती है, जो लेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, वो कितनी होती है, 2.3 से 3.0 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है
हमें डीएनए के अंदर याद रखनी है, और यही है आपका डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल। तो इसको नोट कर ले, नोट डाउन कर ले, लिख लें, अपने उसमें बना लें, ठीक है। अब हम एक एक चीज़ को समझ के चलते हैं। देखिए, तो वाटसन और क्रिक का जो डीएनए मॉडल है, इस मॉडल के अनुसार अगर हम बात करें तो डीएनए जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं? 2 श्रृंखलाएं हैं डीएनए के अंदर। इस तरीके की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की बात की हमने, ठीक है, जो एक दूसरे के कैसी होती है? समांतर किंतु विपरीत। समांतर तो होगी लेकिन विपरीत होगी। जैसे एडेनिन यहाँ पाया जा रहा है तो थायमिन यहाँ होगा, थायमिन यहाँ है तो यहाँ पर फिर क्या होगा? एडेनिन होगा। थायमिन अगर यहाँ पर है तो यहाँ क्या होगा? एडेनिन होगा। तो ये एक दूसरे की क्या होती है? प्रति समांतर। इसको बोला जाता है प्रति समांतर। प्रति समांतर को क्या बोलते हैं? या तो आप समांतर किंतु विपरीत दिशा में बोल दो, या फिर इसको बोल दो आप प्रति समांतर। क्या बोल सकते हैं इसको? हम प्रति समांतर बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं हम एंटी पैरेलल। क्या बोल सकते हैं? एंटी पैरेलल बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इस तरह की स्ट्रक्चर को यहाँ पर देखते हैं, यहाँ शुगर है, यहाँ भी शुगर है, यहाँ पर भी शुगर है, बीच में इनके फॉस्फेट है, बीच में इनकी क्या है? फॉस्फेट है, फॉस्फेट है, फॉस्फेट, इस तरह से, ठीक है। तो ये श्रृंखलाएं कैसी दिखाई देती है? सीढ़ी नुमा। कैसी दिखाई देती है? क्योंकि यहाँ पर ये सब जगह क्या है? बेस है। बेस होने की वजह से कैसी दिखाई देती है? सीढ़ी नुमा दिखाई देती है। और कैसी है? कुंडलित है, ठीक है, जिसमें श्रृंखला का 3 प्राइम सिरा दूसरी श्रृंखला के 5 प्राइम सिरे के सामने होता है। अगर ये सिरा 3 प्राइम है तो ये कौन सा होगा? 5 प्राइम होगा। तो ये 3 प्राइम है तो इसका जो लास्ट वाला सिरा होगा वो क्या होगा? 5 प्राइम होगा। ये 5 प्राइम है तो इसका लास्ट वाला सिरा क्या होगा? 3 प्राइम होगा। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी जो रीड होती है वो फॉस्फेट और शुगर की बनी होती है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर क्या होता है? शुगर फॉस्फेट ऐसे पाया जाता है। तो ये जो रीड होती है किसकी बनी होती है? शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। समझ में आए बात? तो ये 3 बातें हमें ध्यान रख लेनी है। पहला क्या है कि डीएनए जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, ठीक है जी। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी? यहाँ पर जो एक दूसरे के कैसी होती है? प्रति समांतर या एंटी पैरेलल होती है। इसी में हमने एक और चीज पढ़ी, क्या? कि श्रृंखलाएं जो होती है वो सीढ़ी नुमा कुंडलित होती है। सीढ़ी नुमा होती है और कैसी होती है? कुंडलित होती है, ठीक है, जिसमें एक श्रृंखला का 3 प्राइम सिरा दूसरी श्रृंखला के 5 प्राइम सिरे के सामने होता है। तो 3 प्राइम सिरा किसके सामने है? 5 प्राइम सिरे के सामने। इसकी जो रीड होती है वो किसकी होती है? शुगर और फॉस्फेट की होती है। तो ये जो रीड बनी हुई है, ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन किसकी बनी हुई है? शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई है, याद रखेंगे। दूसरी बात, दोनों श्रृंखलाओं के नाइट्रोजनी क्षारक परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। देखो यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, उस स्ट्रक्चर में जो हमने बेस बनाए थे, एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ में थायमिन के साथ जुड़ता है, गुआनिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ में किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो ये जो है ये क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 2 नाइट्रोजन क्षारक, ये नाइट्रोजन क्षारक है, ये भी नाइट्रोजन क्षारक है, दोनों किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। 2 क्षार युग्मों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो एक क्षार युग्म ये है, ये वाला एक क्षार युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा, और दूसरा क्षार युग्म क्या है? ये है। इन दोनों के बीच की दूरी हमने क्या बताई? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, बताया। एक कुंडलन को बोलते हैं हेलिक्स। तो ये है पूरी चीज हेलिक्स, इसको क्या बोलेंगे हम? हेलिक्स बोलेंगे। तो एक हेलिक्स में कितने जोड़ी? 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। तो 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। यहाँ पर बेस पेयर की बात करें, जोड़ी क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक, बेस पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ी, है ना। तो 10 पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 इधर, 10 इधर, टोटल 20 क्षार होते हैं। टोटल एक हेलिक्स में 20 बेस होते हैं, और या फिर 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है ना। पेयर का मतलब जोड़ी, या फिर आप कह सकते हो 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। तो एक कुंडलन में ये पाए जाते हैं। डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 34 एंगस्ट्रॉम इसका जो हेलिक्स होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम क्यों होती है? देखो एक हेलिक्स में कितना है? एक बेस के बीच में दूरी कितनी? 3.4। तो यहाँ कितने पाए जा रहे हैं? 10। तो टोटल जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 34, क्योंकि इनके बीच का जो स्पेस है वो काउंट हो जाएगा। तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये जो हेलिक्स होता है कितने एंगस्ट्रॉम का होता है? 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है।
तथा चौड़ाई, अब जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। चौड़ाई का मतलब यहाँ पर फॉस्फेट हमने बात की थी कि यहाँ फॉस्फेट से फॉस्फेट की दूरी कितनी है, 20 एंगस्ट्रॉम है। शुगर से शुगर के बीच की दूरी कितनी है, तो 11.1 एंगस्ट्रॉम है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा बड़ी है, तो इसकी जो टोटल कुल जो मोटाई होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। बात समझ में आई। डीएनए की संपूर्ण लंबाई पर एक सक्रिय तथा एक मेजर खांच पाई जाती है। देखो ये वाली जो खांच है छोटी दिख रही है और ये वाली जो खांच है बड़ी दिख रही है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे तो एक खांच इधर छोटी है, इधर ये बड़ी है। तो हमेशा ये भी क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत में पाए जाते हैं। अगर इधर माइनर ग्रूव है, इधर माइनर ग्रूव है, तो इधर क्या होगा, मेजर ग्रूव होगा। इधर माइनर है तो इधर मेजर ग्रूव पाया जाएगा। तो ये डायग्राम में भी हम नोट कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें हमने आइडेंटिफाई नहीं किया था। तो यहाँ तो ये कौन सा ग्रूव है, माइनर ग्रूव, माइनर ग्रूव। और ये कौन सा है, मेजर ग्रूव। एक मेजर ग्रूव होता है और उसी के सामने क्या होता है, माइनर ग्रूव होता है। ध्यान रखना, बड़ी खांच छोटी खांच। फिर जिस साइड में हमने ऊपर मेजर ग्रूव लिखा है इसके जस्ट साइड में, इसके जस्ट इसी साइड में आ जाएंगे तो यहाँ माइनर ग्रूव बन जाएगा। तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और यहाँ पर कौन सा ग्रूव बन जाएगा, मेजर ग्रूव। मेजर खांच, बड़ी खांच, लघु खांच या दीर्घ खांच, हिंदी में बोले तो लघु खांच या दीर्घ खांच। तो इस तरह से यहाँ पर लघु खांच हो जाती है, यहाँ दीर्घ हो जाती है। ठीक है, ये लघु हो जाएगी, ये लघु होगी। ये छोटी दिख रही है तो ये माइनर है, ये बड़ी दिख रही है तो ये मेजर है। ठीक है ना, समझ में आए बात। तो यहाँ पर दो खांच पाई जाती है, एक सक्रिय यानी कि माइनर और दूसरी चौड़ी यानी कि मेजर खांच यहाँ पर प्रेजेंट होती है। चलिए जी, अब देखो यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो प्यूरिन होता है वो पिरिमिडीन के साथ में बाइंड होता है। प्यूरिन जो होती है वो पिरिमिडीन के साथ में बंध बनाती है। प्यूरिन कौन है, प्यूरिन है अपने पास में एडेनिन और गुआनिन। अब ये किसके साथ बंध बनाती है, पिरामिडीन के साथ में। ये किसके साथ बंध बनाती है, पिरामिडीन के साथ में बंध बनाती है। ठीक है ना, यानी कि एडेनिन जो होता है वो थायमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है और गुआनोसिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ में बंध बनाता है। तो ये तो क्या है, प्यूरिन है, ये क्या है, प्यूरिन है, और ये क्या है, पिरामिडीन। ये हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, है ना, ये ऐसे ही बंध बनेंगे। मतलब एडेनिन थायमिन के साथ ही बंध बनाएगा, एडेनिन साइटोसिन के साथ में बंध नहीं बनाएगा। इसी तरह गुआनोसिन जो है वो थायमिन के साथ में बंध नहीं बनाएगा, वो साइटोसिन के साथ ही बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, ये जो बॉन्ड होता है कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड की दूरी, इसकी जो लेंथ है वो कितनी बताया हमने, 2.3 से लेकर 3.0 एंगस्ट्रॉम होती है, ये हमने बात की थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, तो यहाँ पर क्या कहा हमने कि इसमें एडेनिन जो होता है, एडेनिन जो होता है, एडेनिन थायमिन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में, और गुआनोसिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ में बाइंड करता है। क्षारकों के इस प्रकार के युग्मित होने के कारण दोनों सूत्र एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, पूरक हो जाते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो इस तरह से जब डीएनए की जो स्ट्रक्चर बन के हमारे सामने आती है, इस तरह से डीएनए की, जिसमें इस तरह से बॉन्डिंग बनी रहती है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर कहलाती है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर कहलाती है। डीएनए की ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होती है। क्यों होती है, क्योंकि अगर यहाँ पर एडेनिन है तो डबल बॉन्ड के साथ में या थायमिन होगा, अगर यहाँ थायमिन है तो फिर यहाँ पर एडेनिन ही जुड़ेगा। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है ना, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चलेगा। चलिए, डीएनए अणु का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रम। ये बात की हमने। 20 एंगस्ट्रम किस वजह से होता है कि फॉस्फेट और फॉस्फेट की दूरी जो होती है वो 20 एंगस्ट्रम होती है, और फॉस्फेट जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, इसलिए जो डीएनए होता है उसका व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, दोनों श्रृंखलाओं में शुगर के बीच की दूरी कितनी है, 11.1 एंगस्ट्रॉम। दो श्रृंखलाएं हैं, ये दोनों श्रृंखलाओं के बीच में, जहां यहाँ शुगर है, यहाँ शुगर है, यहाँ फॉस्फेट है, यहाँ फॉस्फेट है, शुगर के बीच की दूरी 11.1, और दो चेन के अंदर जो फॉस्फेट है उनके बीच की दूरी कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, याद रहेगी बात। चलिए, दो नाइट्रोजन बेस के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई कितनी है, 2.8 से 3.0। हमने लिखा है यहाँ 2.3 से 3.0, एक ही बात है। स्टार्टिंग यहाँ से होती है, 2.8 याद रख लो या 2.3 याद रख लो, तो 2.8 याद रख लोगे तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये होता है आपका डीएनए। ठीक है जी, समझ में आए बात। तो यहाँ हमने आज पढ़ा डीएनए का, वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल, और उसमें हमने सारी चीज़ें सीखी, एक एक करके देखा भी सही, हमने डायग्राम भी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ डीएनए की। जो डीएनए के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ डीएनए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, टाइप्स ऑफ डीएनए, जिसके अंदर हम ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए,
जेड डीएनए, एच डीएनए, कौन से डीएनए होते हैं जो आपके सिलेबस में ही इंपॉर्टेंट, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।